हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 2011 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बिंदु A है और ये B है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला दे रखा है -3, 10 दे रखा है, और B बिंदु दे रखा है 6, -8। और एक बिंदु जो है वो इस रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है यानी ये जो बिंदु C है ये इस AB रेखाखंड को क्या करता है, विभाजित करता है, और इस C का निर्देशांक -1, 6 है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक यानी M1 ज्ञात करना है और M2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला x1 होता है, ये y1, x2, y2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। x1 बराबर -3 है, y1 बराबर 10 है, x2 बराबर 6 है और y2 बराबर -8 है। ठीक, हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, इसको लेके इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए x यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कैपिटल X है वो -1 है और कैपिटल Y है वो है 6। ठीक, अब देखिए कैपिटल X की जगह पे -1 रखेंगे, m1 की जगह m1 रखेंगे और x2 की जगह पे 6 रखेंगे, प्लस m2 की जगह पे m2 ही रखेंगे और x1 की जगह पे -3 रखेंगे, बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए तिरछी गुणा कर देंगे। इसके नीचे 1 है, इसको इससे गुणा कर देंगे तो -1 m1 प्लस m2 बराबर 6 m1 प्लस -3 को m2 से करेंगे तो 3m2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस प्लस -m1 माइनस प्लस -m2। ठीक, बराबर 6 m1 3m2। अब देखिए m1 और m2 को एक तरफ ले आते हैं। देखिए m1 इधर चला जाएगा, m2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का m2 तो रह ही जाएगा और -3m2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा और यहाँ पे 6m1 रहेगा और ये वाला m1 दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, प्लस 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 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा। अब m1 के नीचे m2 लाएंगे और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, यानी 2/7 बराबर m1 बट्टे m2। ठीक, तो इसका देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 बराबर 2:7 हो जाएगा। ठीक, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे x को लेके किया है, आप चाहो तो y को भी लेके कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला लगा देना है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, ये वाला फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे y की जगह पे 6 रख के करना पड़ेगा। m1 m2 तो हमें ज्ञात करना है, वो वैसे रहेगा। अब y1 y2 की जगह यहाँ से आप मान देख के कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर यही आएगा, 2:7 ही आएगा। इट मीन्स ये जो m1 था, m1 ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण भी बताइए। ठीक है, यानी मूलों के लक्षण का मतलब बताना कि क्या मूल दोनों बराबर है या दोनों मूल अलग अलग है, या इस मूलों का अस्तित्व मतलब कोई वास्तविक हल है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस समीकरण को सॉल्यूशन करके कि क्या आ रहा है इसमें। पहले द्विघाती समीकरण लिखते हैं। 3x² ये दे रखा है, -5x + 2 = 0। इसका मूल ज्ञात करना है और वो भी द्विघाती सूत्र से, अगर अस्तित्व हो तो सबसे पहले हम अस्तित्व चेक कर लेते हैं। अस्तित्व चेक करने का पता ही होगा कि जो b² - 4ac होता है
ये या तो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, या तो पॉजिटिव में आना चाहिए। नेगेटिव में अगर आएगा तो वहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो हम इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। तो देखिए a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको। पहले d निकालते, विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर d क्या होता है, b² - 4ac। ये जांच करते कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। b की जगह पे -5 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2। 5 पंजे 25, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो देखिए 1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, यानी इसका अस्तित्व है। यहाँ पे लिखना है d इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आया है ना, लिखना अतः इसका अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है किसका, इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हमारा d का मान आ चुका है, 1 आया है d का मान, ठीक है, पॉजिटिव में। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। देखिए द्विघाती सूत्र होता है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडरूट, यहाँ पे b² - 4ac होता है, ठीक है, तो कहीं d भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो हम यहाँ पे d लिखना उचित समझेंगे क्योंकि हमने d का मान पहले निकाल लिया है, ठीक है। अगर d का मान नहीं निकालते तो यहाँ पे b² - 4ac लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2a, ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए इसको फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको x इक्वल्स टू -b की जगह पे -5 प्लस माइनस, देखिए d 1 आया था बट 2a की जगह पे हम रखेंगे 3 क्योंकि a का मान देखिए यहाँ पे 3 आया था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। तो देखिए x बराबर 5 प्लस 1/6 यानी x बराबर 6/6 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5 - 1/6 यानी x बराबर 4/6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी x बराबर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने मूल तो निकाल दिया। अब ये मूल कैसा दिख रहा है, दोनों अलग अलग मूल हैं, तो इसके जो लक्षण होंगे, ठीक है, मूलों के लक्षण पूछा है ना, तो लिखना है कि इसके 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है, ये आप देख लीजिए, अगर b² - 4ac इसका मान अगर 0 के बराबर आता है तो समान मूल होते हैं, ठीक है। और अगर b² - 4ac ये पॉजिटिव आता है यानी 0 से बड़ा आता है तो ये वाला कंडीशन होता है वास्तविक मूल वाला, ठीक है। 2 अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। और अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है, इसका मतलब नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे इस कंडीशन में, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेखी हो। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होना, ठीक है। इस संरेखी में 3 बिंदु दे रखा है,
इसको हम ABC नाम मान लेते हैं। 8,1 है पहला बिंदु, दूसरा है K, -4 और तीसरा है 2, -5। ठीक है, संरेखी है। संरेखी का मतलब इसमें ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। ठीक, तो देखिए ये वाला x1 है, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। x1 बराबर 8 है, y1 बराबर 1 है, x2 बराबर k है, y2 बराबर -4 है और x3 बराबर है 2, y3 बराबर -5। अब देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, इसमें त्रिभुज वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये संरेखी है ना, जिसमें त्रिभुज तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा। अगर बनता तो थोड़ा क्षेत्रफल आता तो वो कुछ ना कुछ मान होता है, इसमें कुछ क्षेत्रफल है ही नहीं, तो इसलिए संरेखी जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो 1/2, अब इसमें मान रख देंगे जो हमारा x1 y1 है ना, ये x1 की जगह पे 8 रखेंगे और y2 की जगह पे -4 और y3 की जगह पे -5। अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे कर देता हूँ, -5 है और ये माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे। x2 का मान k है, अब y3 यहाँ पे देखिए -5 है, -y1 का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखते रहिए जो मैं मान बोल रहा हूँ। x3 का मान 2 है, y1 का मान 1 है और y2 का मान -4 है। देखिए -4 और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। देखिए 2 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 को लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। 8 है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस के, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस 2, 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा। इधर देखिए 8 1 कम 8 और यहाँ पे -6 के 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 बराबर देखिए 8 और 10 18 हो जाएगा, -6 के इधर जाके +6 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। के बराबर 18/6, 6 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के का मान क्या है, 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें लिखा है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APB और, ठीक है, APB और DPC 2 अर्धवृत्त है। ठीक, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे चित्र में था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, और इजीली इसको सॉल्व करेंगे। A B C D, यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा जाएगा इस प्रकार से और दूसरा अर्धवृत्त यहाँ से इस प्रकार से, जहाँ पे मिलेगा ये बिंदु हमारा P होगा। ठीक है, तो हमें ये देखिए इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो छायांकित भाग है और ये वाला भाग। ठीक है, ये इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये ABCD क्या है, एक वर्ग है, इसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चारों भुजा हमने लिख दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। तो हम लिख लेते हैं जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, ठीक है, बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए ये अर्धवृत्त है ना, ठीक है, अर्धवृत्त है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्ग की भुजा है, लेकिन इस अर्धवृत्त के लिए ये व्यास का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ। देखिए, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को मैं हटा दूंगा तो ये छायांकित भाग ही बचेगा। ठीक है, हटाने का मतलब है घटा देना उसमें से। ठीक, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है, माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त है तो बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए भुजा गुणा भुजा में 14 गुणा 14 लिखेंगे और पाई की जगह पे 22 बट्टे 7। अब आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा। देखिए 14 को 14 से गुणा करेंगे 196 आएगा। ठीक है, और 7 को इससे गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 आ जाएगा। अब इसमें से हम घटा देंगे। देखिए इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लेके चलना है। ठीक, तो यहाँ पे ये चित्र देखिए, यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है, ये 30 डिग्री का कोण होगा। तो जो छायांकित भाग है पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 30 रखेंगे बट्टे 360, पाई की जगह पे 3.14 क्वेश्चन में ही बोला है ये रखने के लिए, और आर हमारे पास 4 है तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 4 तिया 12। ठीक, अब जो बचा उसको हम लिख देते हैं। देखिए 3.14 ऊपर बचेगा, गुणा 4 बट्टे 3, इसको गुणा कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5 और 3 चौको 12 बट्टे 3, 3 से इसको भाग दे देते हैं। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये समथिंग आएगा इतना। ठीक है, तो पॉइंट का 2 डिजिट तक ही लेते हैं, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हाँ, यहाँ पे 1 डिजिट बढ़ भी सकता है, अगर जैसे 2.393 ऐसा होता है। ठीक है, ये इसको 8 तक समझा देते, 8 अगर होता है तो 2.40 भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, निकटतम मान जो होता है, तो यहाँ पे 8 की जगह 9 भी हो सकता है अगर निकटतम मान ले तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ का मतलब देखिए क्या है, ये जो अनशेडेड रीजन है जहाँ पे शेड नहीं किया हुआ है वो दीर्घ होता है और ये वाला लघु हो जाएगा। ठीक है, चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर मैं इस पूरे में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, ठीक है, तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका दूसरा भी है दीर्घ वाला निकालने के लिए, बस थीटा परिवर्तन 360 में से अगर 30 को घटा देंगे तो जो आएगा उसमें से वो जो मान होगा इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम ये वाला कर लेते हैं, पाई की जगह पे 3.14 रख के और 4 गुणा 4, और ये आया था हमारा 4.18। ठीक, इसमें अब कैलकुलेशन करना है हमें, कैलकुलेशन करके जितना आएगा उसको अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक, तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए 3.14 आएगा और यहाँ पे 4 चौको 16 आएगा, यहाँ पे 4.18 आ जाएगा। अब 3.4 को हम गुणा करेंगे 16 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50.24 माइनस 4.18। ठीक है,
अब इसमें हमें 50 में से देखिए 50.24 में से ये माइनस करना है, तो उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करके जो हमारा आएगा वो आएगा 46.06 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।